वेलकम बच्चों। आज हम वेरिएबल मास सिस्टम की एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। इसमें देखो एक फ्लैट कार है, इनिशियल मास जिसका m0 है, और ये एक कॉन्टिन्यूस और एक कांस्टेंट फोर्स से ड्रैग की जा रही है राइट डायरेक्शन में। तो कितना है वो फोर्स? वो एक कांस्टेंट फोर्स है और इनिशियल मास इसका m0 है। इसके ऊपर सैंड स्पिल ओवर कर रही है म्यू kg पर सेकंड से। तो तुम्हें बताना है कि इसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ऐसे केसेस में क्या हो रहा है, देखो मास कॉन्टिन्यूस के ऊपर गिरता जा रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है कुछ इस तरह से। तो ऐसे केसेस में डील करने के लिए बेसिक मेथोडोलॉजी क्या होती है, पहले तुम वो समझो। बेसिक मेथोडोलॉजी में 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल्स अज्यूम करते हैं जो कि हमें फाइंड आउट करने होते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मास। तो मान लेते हैं किसी टाइम t पे इनकी वैल्यूज़ हैं x, v, m या जो भी पैरामीटर्स आपने माने हैं उनकी कोई वैल्यू। स्टेप 2 में फिर जब एक टाइम में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, स्मॉल dt, तो फिर इन पैरामीटर्स में कितना चेंज हो रहा है, dx, dv, dm, ये चेंजेस हम अज्यूम कर लेते हैं एट टाइम t प्लस डी टी में। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी t से t प्लस डी टी में हम अपने न्यूटन्स लॉज लगाते हैं, अब फिजिक्स के लॉज लगाते हैं और हम डिफरेंशियल इक्वेशंस बना लेते हैं। और उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है कि इसी को हम इंटीग्रेट कर देते हैं विद इन प्रॉपर लिमिट्स और हमारा आंसर निकल आता है। यही 4 स्टेप्स हैं जो कि आपको हर जगह लगाने होते हैं। आओ देखते हैं कि इस केस में कैसे वर्क करता है ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। तो हम इसको एनालिसिस करने के लिए 2 टाइम लेते हैं। एक तो पहला टाइम टाइम इक्वल टू टी मान लिया हमने। टाइम इज इक्वल टू टी पे क्या सिचुएशन है देखते हैं। कुछ इस तरह की सिचुएशन है, इसके ऊपर कुछ सैंड गिर चुकी है और इस पूरे सिस्टम का हम मास मान लेते हैं m है एट टाइम t, m है। और इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है F। और मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी है इस समय, कैपिटल V। अब टाइम छोटे से इंटरवल के बाद, दैट मीन्स टाइम t प्लस डी टी, इस टाइम पे क्या सिचुएशन है वो भी देख लेते हैं। ये देखो एक छोटा सा मास और जुड़ गया, दैट मीन्स अब इसका मास कितना हो गया, अब इसका मास कितना हो गया जब थोड़ी सी सैंड और गिर गई इसके ऊपर। अब मान लेते हैं कि इसका मास हो गया m प्लस डी एम। और फोर्स इसके ऊपर क्या है, फोर्स तो वही है कांस्टेंट जो कि क्वेश्चन में दी है। और इसकी वेलोसिटी भी मान लेते हैं थोड़ी सी बढ़ के v प्लस डी वी हो गई। ठीक है, अब तुम्हें ये देखना है, सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है। इसमें कैसे लगाना है, यहाँ पे टाइम t पे लीनियर मोमेंटम p कितना था, मास टाइम्स वेलोसिटी, पूरे का मास और वेलोसिटी, यही तो होता है लीनियर मोमेंटम। और t प्लस डी टी पे मोमेंटम कितना हुआ, मान लेते हैं कि p प्लस डी पी, थोड़ा सा मोमेंटम चेंज हो गया होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि उसके लिए हम देखते हैं कि p प्लस डी पी को कैसे लिखा जा सकता है। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास कितना है m प्लस डी एम टाइम्स v प्लस डी वी, यही तो हुआ मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम dp क्या लिख सकते हैं हम, p फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये क्या हुआ, ये हो गया m प्लस डी एम v प्लस डी वी माइनस एम वी, यही तो हुआ। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये एम वी प्लस एम डी वी प्लस वी डी एम प्लस डी एम टाइम्स डी वी माइनस एम वी, यही तो हुआ। अब एम वी और एम वी कैंसिल हो गए। इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, डी एम डॉट डी वी, डी एम भी बहुत छोटा एलिमेंट है, डी वी भी बहुत छोटा एलिमेंट है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो और छोटा हो जाएगा। इसको हम नेग्लेजिबल यानी कि 0 मान लेते हैं। तो बचा क्या, डी पी हुआ एम डी वी प्लस
वी डी एम। ठीक, ये हो गया डी पी। अब तुम ये बताओ कि फोर्स क्या होती है। फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एफ, एफ अप्लाइड क्या होता है, एफ यहाँ पे जो अप्लाई हो रही है यही रिस्पॉन्सिबल है इस मोमेंटम को चेंज कराने के लिए। दैट मीन्स एफ इज डी पी अपॉन डी टी। डी पी अपॉन डी टी निकालने के लिए क्या करोगे, डी पी पता है तुम्हें, इसी को डी टी से डिवाइड कर दो, सिंपल। तो एम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी। ठीक है, अब तुम देखो इस इक्वेशन से क्या हमें निकल के आता है। इस इक्वेशन को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब एम डी एम बाई डी टी कैसे दिया हुआ है, मतलब एफ हमें ये मिल चुका है कि एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। एम क्या है, हमें पता है कि डी एम बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज ऑफ मास कितना है, वही है जिस रेट से सैंड गिर रही है। सैंड किस रेट से गिर रही है, म्यू के जी पर सेकेंड। दैट मीन्स डी एम क्या हो गया, डी एम हो गया म्यू डी टी। इसको इंटीग्रेट कर दो विद इन प्रॉपर लिमिट्स। इनिशियल मास था एम नॉट, टाइम टी पे मान लेते हैं कि मास है एम, इनिशियल टाइम है 0 और जिस टाइम पे निकालना है वो है टाइम टी। तो इस लिमिट में इंटीग्रेट करने से हम ये कह सकते हैं कि एम इज एम नॉट प्लस म्यू टाइम्स टी। इस मास की वैल्यू उठा के तुम यहाँ पे इस इक्वेशन में रख दो, ये जो वन इक्वेशन मिली थी हमें इसमें रख दो। तो क्या हो जाएगा, एफ कितना हो गया, एफ है एम नॉट प्लस म्यू टी टाइम्स डी वी अपॉन डी टी प्लस डी एम बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, म्यू प्लस म्यू वी। अब देखो कितनी सिंपल सी इक्वेशन बन गई, एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, एम नॉट प्लस म्यू टी डी वी अपॉन डी टी इज एफ माइनस म्यू टाइम्स वी। ठीक, अब इस इक्वेशन को बहुत सिंपली सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, इसका डिफरेंशियल रख दो। दैट मीन्स हम इसको क्या करें कि डी वी अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं डी वी अपॉन एफ माइनस म्यू वी इज इक्वल टू डी टी अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी। इन्हीं दोनों को इंटीग्रेट करना है हमें। इंटीग्रल के लिमिट्स क्या रखोगे, ये ध्यान रखना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ। टाइम टी पे वेलोसिटी मान लेते हैं v। इनिशियल टाइम कितना था, 0, और कब निकालना है हमें, टाइम टी पे। ठीक, इसको सिंपल तुम इंटीग्रेट कर दो। इसको इंटीग्रेट करोगे ये लिमिट रख के तो क्या आंसर आएगा, -1 अपॉन म्यू ln ऑफ f माइनस म्यू वी अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ln ऑफ एम नॉट प्लस म्यू टी अपॉन एम नॉट। सिंपली ये 1 अपॉन म्यू कैंसिल हुआ, माइनस का साइन है इसलिए ये डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर रिवर्स हो जाएंगे। तो f माइनस म्यू वी कितना हो गया, f माइनस म्यू वी हो गया एम नॉट प्लस म्यू टी अपॉन म्यू नॉट। ये देखो कितनी सिंपल सी इक्वेशन बन गई। इससे हम क्या करेंगे, अगर सीधे हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से v हमें इजीली मिल जाएगा एफ टी अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी। यही तो हमें निकालना था, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक आंसर तो ये मिल गया। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी। तो सिंपली इसको टाइम से डिफ्रेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा हमें एम नॉट, एक्सेलरेशन आ जाएगा एम नॉट एफ अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी का होल स्क्वायर। सिंपल, दैट मीन्स हमें दो चीज़ें चाहिए थी और दोनों इसमें हमने निकाल ली। तो इस तरह से वेरिएबल मास को हम छोटे छोटे मास के टुकड़े मान के उसको एनालाइज करके सिंपल तरीके से कर सकते हैं।
अब तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसी का एक बड़ा भाई, इसको तुम खुद से सॉल्व करना। क्वेश्चन सब कुछ सेम है, बस मैं एक इसमें चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। क्या चेंज कर रहा हूँ कि इसमें एक होल बना दे रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा होल बना दे रहा हूँ, जिसकी वजह से ये सैंड, जो भी सैंड इस पर इकट्ठी हो रही है, इस सैंड का आधा, दैट मीन्स μ/2 kg/s से सैंड नीचे गिर रही है इससे। अब तुम बताओ इस कार्ट का वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तुम निकाल के देखो। कंसेप्ट सेम है, और अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर तुम इसका आंसर निकाल ले रहे हो तो भी कमेंट में बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर आएगा इसका। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब आओ एक और प्रॉब्लम देखते हैं, सिमिलर है, वो भी एक वेरिएबल मास की है। ये भी इरोडोव की प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसमें भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक चेन है, ठीक है, अ चेन ए बी ऑफ लेंथ एल इज लोकेटेड इन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल ट्यूब so that its fraction of length hangs freely and touches the surface. At a certain moment, the end A of the chain is set free. With what velocity will this end of the chain slip out of the tube? ये एक चेन ऐसे लटकी हुई है, कुछ पार्ट इसका हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, कुछ वर्टिकल लेवल पे है, टोटल लेंथ L है। जब B पॉइंट जस्ट इस हॉरिजॉन्टल पे टच कर रहा था, उसी टाइम पे इस चेन को छोड़ दिया गया। अब तुम्हें निकालना है कि किसी टाइम पे ये एंड यहाँ से जस्ट स्लिप कर रहा होगा, उस टाइम पे इस एंड की क्या वेलोसिटी होगी। तो पहले तो मैं बता दूं कि जो बच्चे सबसे ज़्यादा 90% बच्चे जो इसमें गलती कर सकते हैं या करते हैं, वो क्या है, वो गलती तुम मत करना, वो गलती है ये, डोंट अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। इसमें एनर्जी कंजर्वेशन मत लगा देना। कुछ लोग को लग रहा होगा कि सर एनर्जी कंजर्वेशन तो लगेगा क्योंकि कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है। तो बेटा फ्रिक्शन होने या ना होने से ही नहीं डिसाइड होता। यहाँ पे तुम देखो इस सरफेस पे क्या हो रहा होगा, ये मान लेते हैं इस चेन का एक कोई पार्ट है, ये आ रहा है एट एनी टाइम v वेलोसिटी से, ये इस ग्राउंड पे गिरेगा और यहीं पे चिपक जाएगा। दैट मीन्स ये क्या हुआ, ये हुआ एक इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन हुआ क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है 0, वो चेन गिरते ही ग्राउंड पे रह जा रही है, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो गया 0। तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। एनर्जी कंजर्वेशन तब लगा सकते थे अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता, ये पाइप होती, इसमें ऐसे चेन होती और ये चेन ऐसे फ्रीली ऐसे लटक रही होती, फ्रीली, और फ्रीली ही बिल्कुल स्लाइड करके निकल जाती, तब हम कह सकते थे कि इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। बट इस केस में नहीं लगा सकते। तो इस केस में क्या अप्रोच होगा, सिंपल, ये एक देखो नीचे चेन बना रखी है, चेन को हम क्या कर सकते हैं, चेन को हम एक छोटे छोटे ब्लॉक्स का कॉम्बिनेशन मान लेते हैं। ठीक, इस तरह के बड़े छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं जो कि एक स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल रस्सी से ऐसे बंधे हुए हैं। ये हम इसको जनरलाइज करेंगे तो देखो ये प्रॉब्लम कितनी आसान हो जाती है। चेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल ब्लॉक्स कनेक्टेड विथ स्मॉल स्ट्रिंग्स। देखो क्या कर रहे हैं हम, ये है सिचुएशन कुछ, चेन को हमने ब्लॉक्स का कॉम्बिनेशन मान लिया। अब इसमें रस्सी में टेंशन देखो क्या है, यहाँ कहीं पे किसी टाइम पे मान लेते हैं टेंशन है T, इस रस्सी में जो यहाँ है, और रस्सी का कोई खुद का मास नहीं है तो यहाँ पे भी टेंशन T हो गई, टेंशन इधर भी T इधर भी T। अब इसकी हम लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी दी हुई है, फिक्स है h। इसकी क्या लेंथ हम मान लेते हैं कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इसकी लेंथ है x, ठीक, और बाकी लेंथ नीचे आके गिर चुकी है ये, तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ हो गई l। अब देखो इसमें सिंपल जैसे तुम पुली में करते हो सेम वही काम करो, इक्वेशंस ऑफ मोशन बनाओ। इस वाले पार्ट का जो लटक रहा है इसका मास हम मान लेते हैं कितना, स्मॉल m h, और इस वाले का मास जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है इसको हम मान लेते हैं mx। तो हम सिंपल मैथ से कह सकते हैं कि mx कितना हो गया, मास ऑफ स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ टाइम्स x। और ऐसे ही हम mh को क्या लिख सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ
टाइम्स एच। ठीक, अब तुम इस वाले पार्ट पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। सिंपल पुली वाला कंसेप्ट लगना है, बिल्कुल आसान वाला। कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि ये इस टाइम पे ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, ये पूरा का पूरा ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है। ठीक, तो हम इक्वेशन क्या बनाएंगे? एम एच टाइम्स जी माइनस टी इक्वल्स टू एम एच टाइम्स ए। ठीक, एक इक्वेशन ये हो गई वर्टिकल वाले के लिए। हॉरिजॉन्टल वाले के लिए क्या है? टी इक्वल टू एम एक्स ए। ए एक्सीलरेशन जो इस रस्सी का होगा वर्टिकल वाले का, वही इसका भी होगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल इनएक्सटेंसिबल हैं। ठीक है, अब इसको उठा के रख दो यहाँ पे। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि एम एच जी इक्वल टू एम एच प्लस एम एक्स टाइम्स ए। ठीक, यहाँ से ए क्या निकल के आ गया? ए निकल के आ गया एम एच जी अपॉन एम एच प्लस एम एक्स। अगर हम मास पर यूनिट लेंथ को मान लेते हैं लैम्डा, अगर हम मास पर यूनिट लेंथ को लैम्डा एक क्वांटिटी मान लें, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एम एच क्या है? एम अपॉन एल एच, यानी कि ये है लैम्डा एच जी। नीचे वाला क्या है? लैम्डा एच प्लस एक्स। सिंपली ये लिख सकते हैं, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, तो ए क्या हो गया? ए हो गया एच जी अपॉन एच प्लस एक्स। ठीक, अब तुम देखो, इसको ध्यान रखना कि ए हमारा ये है। ए वैसे होगा क्या? ए की डेफिनेशन क्या होती है? ए होता है माइनस ऑफ, यहाँ पे एक्स घट रहा है ध्यान रखना, तो यहाँ पे ए हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक, इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ v टाइम्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ v क्या है? v है इस एंड की वेलोसिटी, हालांकि वेलोसिटी पूरी रस्सी की सेम होगी, तो v हम इस पूरी रस्सी की वेलोसिटी मान ले रहे हैं। ठीक है, तो a एक्सीलरेशन हमने निकाल लिया वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के टर्म्स में, और यहाँ पे एक्सीलरेशन हमने ये निकाल रखा है। दोनों को इक्वेट कर दो, सिंपल आंसर आ जाएगा तुम्हारा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस v डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया? एच जी अपॉन एच प्लस एक्स। ठीक, अब डी एक्स को उधर लेते जाओ, दैट मीन्स माइनस वी डी वी एच जी डी एक्स अपॉन एच प्लस एक्स। दोनों को इंटीग्रेट कर दो इधर और इधर। इनिशियल वैल्यू v की कितनी थी? 0। फाइनल जब वो स्लिप कर रहा था तब हम मान लेते हैं वेलोसिटी हो गई v। तो और x की इनिशियल लंबाई कितनी थी? जब ये पार्ट, जब रस्सी बिल्कुल गिरी हुई नहीं थी यहाँ पे, तब ऊपर वाला x की लंबाई कितनी थी? l माइनस एच। ठीक है, और जब वो गिर गई बिल्कुल, तब कितनी हो गई उसकी लंबाई? x हो गया उस समय 0। तो इसी में तुम इसको उठा के रख दो। तो अगर इसको तुम सॉल्व कर लेते हो तो इंटीग्रल आएगा माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एच जी एल एन ऑफ एच अपॉन एल। अब यहाँ एच एल से कम है, तो इसको अगर हम अपोजिट कर दें सिंपल, तो माइनस साइन यहाँ आ जाएगा और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 2GH ln ऑफ L अपॉन एच। ये हमारा आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स अंडर रूट में अगर लिख दें तो v इक्वल टू अंडर रूट 2GH ln ऑफ L अपॉन एच। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो कैसे देखो, हमने एक स्ट्रिंग को, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ये तुम कहीं पे भी लगा सकते हो।
कहीं पे भी अगर तुम्हें एक कॉन्टिन्यूअस चेन को डील करने में या स्ट्रिंग को डील करने में प्रॉब्लम आए तो उसको क्या करना, छोटे छोटे टुकड़े में बांट लेना, छोटे छोटे मासेज मान लेना जो कि एक आइडियल स्प्रिंग से जुड़े हुए हों। ये तुम अदम्पशन कर लोगे तो रस्सी की, कॉन्टिन्यूअस रस्सी की कोई भी प्रॉब्लम बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगी। आगे मैं अपने वीडियोज़ में और भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लेके आऊँगा जिसमें कि मैं ये कंसेप्ट यूज़ करूँगा। अब इसका तुम्हें एक छोटा सा मैं मॉडिफाइड पार्ट देता हूँ। तुम क्या करना, यहाँ पे इस सरफेस पे अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दे रखा हो तब सेम प्रॉब्लम हल करना, तब ट्राई करना सेम क्वेश्चन को, तब आंसर क्या आता है तुम्हारा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और इसी तरह के वीडियो हमेशा मैं लेके आता रहूँगा। तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। थैंक यू।